आप सभी का हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री मस्ती 1 2 3 में हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमने क्लास 12 का सेकंड चैप्टर विलियन स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड की हुई है। एक वीडियो में हमने विलियन का जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन था उसके बारे में डिस्कस किया था और सेकंड वीडियो में विलियन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं, तो उन मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज उसी में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, मोल फ्रैक्शन यानी किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी घटक का मोल प्रभाज विलियन में, किसी घटक का मोल प्रभाज विलियन में उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल प्रभाज होगा, वो जितने भी उस विलियन में हमारे कंपोनेंट, हमने जिस भी घटक का मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है उसके मोलों की संख्या और विलियन के जो कुल मोल होंगे उसके मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। हमें पता है कि विलियन में हमारे 2 कंपोनेंट होते हैं, यानी कि विलियन 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है विलय और सेकंड होता है हमारा विलायक। तो अगर हमने इन दोनों कंपोनेंट का, यानी कि या तो हमने विलय का मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है या विलायक का मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है, तो हमने इसके लिए यानी कि विलय का, दोनों का अलग अलग मोल प्रभाज कैलकुलेट करेंगे। विलय का मोल प्रभाज इक्वल टू हो जाएगा विलय के मोल, यानी कि जितने भी उस विलियन में विलय के मोलों की संख्या प्रेजेंट होगी वे वाले, प्लस अपॉन विलय के मोल यानी कि विलियन के कुल मोल, और विलियन के जो कुल मोल होंगे उसमें विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या होगी। तो विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। अब हमने माना विलय के मोलों की संख्या, माना विलय के मोलों की संख्या हमने स्मॉल n मान लिया, क्योंकि ये विलियन में स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंस होता है, यानी कि कम मात्रा में प्रेजेंस होता है। और विलायक के मोल, इसको हमने मान लिया कैपिटल N, क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंस होता है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंस होता है। तो यानी कि विलय का मोल प्रभाज हो जाएगा हमारा, विलय का मोल प्रभाज इक्वल टू हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, जो कि हमने माना था स्मॉल n अपॉन विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N। तो ये हमारा विलय का मोल प्रभाज का एक फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कि ये क्या हमारे ये विलियन के कुल मोल है। विलियन में दोनों चीज प्रेजेंट होती है, विलय भी और विलायक भी। ऐसे ही हमारा विलायक
विलायक का मोल प्रभाव इक्वल टू आ जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, जो कि हमने माना था कैपिटल एन, अपॉन विलियन के कुल मोल। विलियन के कुल मोल हो जाएंगे हमारे एन प्लस कैपिटल एन, या यहाँ पर ऐसे लिख लो बस, यानी कि विलायक का मोल प्रभाव आ जाएगा हमारा कैपिटल एन अपॉन विलियन के कुल मोल। विलियन के कुल मोल होते हैं हमारे एन प्लस कैपिटल एन। एक नोट लिख लो, नोट, यानी कि जो हमारे विलय का मोल प्रभाव प्लस विलायक का मोल प्रभाव इक्वल टू होता है 1 के, यानी कि विलय का मोल प्रभाव और विलायक का मोल प्रभाव एक के इक्वल होता है, एक के बराबर होता है। तो दोबारा से देख लो, यानी कि मोल प्रभाव इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। होता क्या है, किसी घटक का मोल प्रभाव विलियन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। और हमें पता है कि विलियन में दो कंपोनेंट होते हैं, विलय और विलायक, यानी कि विलय का हम अलग से मोल प्रभाव कैलकुलेट करेंगे और विलायक का अलग से करेंगे। तो विलय का मोल प्रभाव हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन के कुल मोल। विलियन के कुल मोल हो जाएंगे हमारे विलय प्लस विलायक, यानी कि विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। अगर हमने ऐसा मान लिया कि जो विलय के मोल है हमने स्मॉल एन मान लिया और विलायक के मोलों की संख्या को हमने कैपिटल एन मान लिया, तो अगर हम इसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करें तो विलय का मोल प्रभाव आ जाएगा स्मॉल एन अपॉन विलियन के टोटल मोल। दूसरा विलायक का मोल प्रभाव आ जाएगा विलायक के मोलों की संख्या अपॉन विलियन के टोटल मोल। और हमें पता है एक ही हमारा नोट है कि विलय का मोल प्रभाव प्लस विलायक का मोल प्रभाव इक्वल टू होता है 1 के। अब हम मोल प्रभाव से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विलियन में 3 मोल एथिल अल्कोहल के व 9 मोल H2O के प्रेजेंस है, तो विलियन के प्रत्येक अवयवों का मोल प्रभाव निकालो। यानी कि विलियन में हमारे 3 मोल तो एथिल अल्कोहल के C2H5OH के हैं और 3 मोल हमारे H2O के हैं, तो हमने एथिल अल्कोहल का भी मोल प्रभाव कैलकुलेट करना है और H2O का भी। तो देख लो पहले, यानी कि इसमें दिए हुए हैं, यानी कि हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या किसके भाई, C2H5OH के मोलों की संख्या क्वेश्चन में दी हुई है। इसमें ये दिए हुए 3 मोल दिए हुए, 3 मोल। और दूसरा हमारा H2O है, वाटर है, H2O के मोलों की संख्या ये दिया है भाई 9 मोल। तो जो विलय और विलायक थे हमने बताया था कि अगर हम दोनों की जो नेचर है वो एक जैसा होगा, फिजिकल स्टेट एक जैसी होगी, तो उसमें हम जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंस होता है वो विलायक होता है और जो कम मात्रा में प्रेजेंस होता है वो विलय होता है। तो इसके 3 मोल है, कम मात्रा में प्रेजेंस है, तो ये वाला हमने विलय मान लिया, और ये ज्यादा मात्रा में प्रेजेंस है तो ये वाला विलायक मान लिया, है ना। अब हम विलियन के कुल मोल निकालते हैं। विलियन के कुल मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विलय के मोल, विलय यानी कि कौन है हमारा, विलय हमारा इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस विलायक के मोल, विलायक है हमारा H2O के मोल। दोनों के मोलों को अगर हम ऐड कर दें, यानी कि इसके थे हमारे विलय के थे 3 मोल और इसके थे हमारे 9 मोल, कितने आ गए, 12 मोल आ गए। यानी कि जो विलियन के कुल मोलों की संख्या आ गई वो कितनी आ गई भाई, 12 आ गई। अब हम अलग अलग से कैलकुलेट करते हैं, पहले इसका मोल प्रभाव निकालेंगे फिर इसका मोल प्रभाव निकालेंगे। तो C2H5OH का
का मोल प्रभार, मोल प्रभार इक्वल टू हो जाएगा हमारा C2H5OH के मोल अपॉन विलियन के कुल मोल, विलियन के कुल मोलों की संख्या, यानी कि कुल मोल। तो C2H5 की जो मोलों की संख्या हमारे पास है वो है 3, और जो टोटल मोल है वो कितने भाई 12, यानी कि विलियन के जो टोटल मोल आए थे हमारे वो 12 आए थे। तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आ गया, यानी कि 1/4 का मतलब आ गया, यानी कि 0.25 मोल इतने आए, है ना। अब हमने निकालने हैं H2O का मोल प्रभार। H2O का मोल प्रभार इक्वल टू हो जाएगा H2O के मोल अपॉन विलियन के कुल मोल, विलियन के मोल। और जो H2O के मोल है भाई वो है हमारे 9, और विलियन के टोटल मोल हमारे हैं 12। तो ये आ जाएगा हमारा कैलकुलेट करके 0.75 मोल आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसमें इथाइल अल्कोहल का जो मोल प्रभार जाएगा वो 0.25 मोल आएगा, और H2O का जो मोल प्रभार जाएगा वो 0.75 मोल आएगा। नेक्स्ट है हमारा कि दूसरा क्वेश्चन है कि 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलय है, NaOH का मोल प्रभार कैलकुलेट करो। यानी कि हमारे पास विलायक कौन हो गया, इसमें जल हो गया, और विलय हो गया ये वाला, यानी कि जल की मात्रा इक्वल टू दी हुई है भाई 90 ग्राम, है ना। और कास्टिक सोडा यानी कि NaOH की मात्रा दी हुई है इसमें 4 ग्राम, और ये कह रहा कि NaOH का मोल प्रभार कैलकुलेट करो। अगर हमने NaOH का मोल प्रभार अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हमने निकालने पड़ेंगे NaOH के मोलों की संख्या, दूसरा NaOH के मोलों की संख्या। हमारे पास जो फॉर्मूला है NaOH के मोल प्लस इसके मोल, यानी कि जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा कौन सा भाई, जल है, यानी कि H2O के मोल। यानी कि हमने विलियन के टोटल मोल लेने पड़ेंगे, और जो विलियन के टोटल मोल लेने पड़ेंगे तो हमने H2O की भी मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो अगर हमने NaOH का मोल प्रभार कैलकुलेट करना तो पहले हमने इसके मोलों की संख्या को निकालना पड़ेगा, और हमारे पास मोलों की संख्या का फॉर्मूला है मोलों की संख्या इक्वल टू होता है भाई मास, यानी कि द्रव्यमान, अपॉन उसका अणुभार, जिसकी भी हमने मोलों की संख्या को कैलकुलेट करना है, अणुभार। अगर हमने NaOH के मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या लेनी है तो इसका हमने भार लेना पड़ेगा। भार कितना दिया हुआ है NaOH का 4 ग्राम, अपॉन अणुभार कितना होता है भाई NaOH का, अणुभार देखो, यानी कि इसका Na का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल आएगा हमारा 40 आएगा, यानी कि आ जाएगा 4/40, यानी कि इसके मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई 1/10। ठीक है, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, चलो, यानी कि 0. इतने मोल आ। हमने फिर H2O के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। H2O के मोल इक्वल टू हो जाएगा H2O का द्रव्यमान या भार अपॉन H2O का ही अणुभार, H2O का अणुभार।
H2O का जो भार दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 ग्राम, और H2O का जो अणुभार आएगा, हाइड्रोजन का हमारा 1 होता है, 2 एटम दिए हुए हैं तो 2 हो गया, इसका होता है 16 ऑक्सीजन का, तो ये 90 बटा कितना आ गया 18 आ गया, है ना। जब 90 बटा 18 आ गया तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा भाई 18 पंजे 90, यानी कि 5 मोल आ गए, ठीक है। अठारह पंजे 90। अब हमारे विलियन के हमने टोटल मोल निकालना, विलियन के कुल मोलों की संख्या, यानी कि कुल मोल, और कुल मोल आ जाएंगे हमारे NaOH के मोल, NaOH के मोल प्लस H2O के मोल। ओके भाई, NaOH के मोल कितने हो जाएंगे हमारे, NaOH के अभी हमने निकाले थे हमने 0.1 प्लस H2O के जो मोल आए हमारे 5 आए, तो ये आ जाएंगे हमारे 5.1 मोल आ जाएंगे। अब उन्होंने पूछा कि NaOH का, केवल NaOH का मोल प्रभार निकालना है, तो आ जाएगा NaOH का मोल प्रभार इक्वल टू हो जाएगा NaOH के मोलों की संख्या। NaOH के मोलों की संख्या आई थी हमारे पास 0.1 अपॉन विलियन के कुल मोलों की संख्या, सॉरी ये विलियन है, विलियन के कुल मोलों की संख्या आई हमारे पास 5.1, यह आ जाएगा भाई कितना, इस दशमलव से इस दशमलव गई तो 1 अपॉन 1/51 आ गया। और जब हम 1/51 को कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा हमारा 0.0196। ये कैलकुलेट करके हमारे NaOH के जो मोल प्रभार आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। क्वेश्चन में केवल NaOH का मोल प्रभार निकालना पूछा था। अगर हमसे दोनों के मोल प्रभार निकालने तो H2O का मोल प्रभार, एक हमने फॉर्मूला लिखा था कि विलय के मोल प्रभार, यानी कि विलय का मोल प्रभार प्लस विलायक का मोल प्रभार इक्वल टू 1 होता है, यानी कि विलय का मोल प्रभार प्लस विलायक का मोल प्रभार इक्वल टू 1 होता है, यानी कि विलियन में जो दोनों कंपोनेंट होंगे विलय और विलायक का जो दोनों का मोल प्रभार होगा वो 1 के इक्वल होगा। अगर हमने किसका निकाला है, विलय का निकाला, तो ये अगर हमने विलायक का मोल प्रभार निकाला यानी कि H2O हो गया ना हमारा मोल प्रभार, तो H2O का मोल प्रभार इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस NaOH का मोल प्रभार, और जो NaOH का यानी कि 1 माइनस NaOH का कितना है हमारा 0.0196, जो भी यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगा वो H2O का मोल प्रभार आ जाएगा। या तो हम इस मेथड से दोबारा से H2O का मोल प्रभार कैलकुलेट कर ले, H2O के यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिख दें और यहाँ पे टोटल मोल्स लिख दें, या हम जितना भी एक कंपोनेंट का मोल प्रभार आएगा उसमें से 1 में से माइनस कर दो उस कंपोनेंट के मोल प्रभार को, तो दूसरे कंपोनेंट का मोल प्रभार आ जाएगा। क्वेश्चन है 200 ग्राम विलियन में 15 ग्राम यूरिया घुला है, विलियन में यूरिया की भार प्रतिशतता ज्ञात करो। यानी कि हमारे पास एक भार प्रतिशतता का फॉर्मूला होता था, भार प्रतिशतता इक्वल टू था हमारा जो भी है हमारे पास, यानी कि जिस भी हमने यूरिया का निकालना था तो यूरिया का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान और इंटू 100 करते थे। तो हमने भार प्रतिशतता किसकी निकालनी भाई, यूरिया की निकालनी। तो ये वाला आ जाएगा हमारा यूरिया
यूरिया का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान, अपॉन विलियन का द्रव्यमान और इंटू 100। क्वेश्चन में दिया हुआ है यूरिया का द्रव्यमान दिया हुआ है 15 ग्राम, 15 ग्राम, और जो विलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है वो 200 ग्राम है ना। अगर इसने इससे कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 1/8, या आंसर आ जाएगा इसका 0. इंटू 100। तो कैलकुलेशन करने के बाद में इसका आंसर 7.5% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 किलोग्राम कठोर जल के विलियन में 2 मिलीग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट उपस्थित है। जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट की ppm पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता ज्ञात करो। पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता का हमारे पास जो फॉर्मूला होता था वो था हमारे पास ppm सांद्रता इक्वल टू, जिसकी भी हमने इसकी कैल्शियम बाइकार्बोनेट की निकालनी है ppm सांद्रता, तो इसका द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। तो हम पहले देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मात्रा दी हुई है इसने भाई कितनी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है 2 मिलीग्राम दिया हुआ है, और हमने लेना किसमें, वो लेना हमने ग्राम में। तो जब हम मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 2 × 10⁻³ से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये ग्राम में चला जाएगा। ऐसे ही इसने दिया हुआ है कठोर जल की मात्रा, कठोर जल की मात्रा इसने दी हुई है भाई 1 kg, और जब हमने ये ग्राम में कन्वर्ट किया हुआ है तो इसको भी तो ग्राम में ही कन्वर्ट करेंगे। इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आ जाएगा 10⁻³ ग्राम। यानी कि दोनों की जो वैल्यू हमने वो एक ही इकाई में कर ली, ग्राम में और ग्राम में। ओके, अब हमारे पास यानी कि ppm सांद्रता ऑफ यूरिया की ppm सांद्रता इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यानी कि यूरिया का द्रव्यमान हो जाएगा 2 × 10⁻³ अपॉन विलियन का द्रव्यमान, कठोर जल का, यानी कि जो भी हमने इसमें दो कंपोनेंट लिया था उसका जो हमारा कठोर जल का 1 विलियन बना था उसका द्रव्यमान, यानी कि 1 × 10⁻³ जब ये ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ भाई ये इसमें 10⁻6 का मल्टीप्लाई भी करना था हमें, 10⁻6, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ जब ये 10 के पावर ऊपर जाएगा तो ये भी -3 हो जाएगा इंटू 10⁻6। ये दोनों 6 माइनस के, ये प्लस का, तो इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो इसकी ppm सांद्रता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 500 ml जल में 4 ग्राम यूरिया घोलकर विलियन बनाएगा। विलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ज्ञात करो। विलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ज्ञात करो। तो इसमें दिया हुआ हमसे यूरिया की मात्रा या यूरिया का द्रव्यमान या भार, ये दिया हुआ भी 4 ग्राम दिया हुआ। दूसरा, जल का आयतन ये कितना है भाई, 500 ml, और जब हमने इन दोनों को एक ही यूनिट में करना पड़ेगा तो ये ml में दिया हुआ है, ये किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमने लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इससे कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 लीटर आ जाएगा। जब 500 ml को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.5 लीटर आ जाएगा। अब हमारे पास ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का फॉर्मूला है। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता होती है भाई कि विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलायक का या विलियन का द्रव्यमान, तो यह आ जाएगा हमारा 4/0.5।
जब ये हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, तो आ जाएगा 5 अट्ठे 40। 5 अट्ठे 40 कितना आ जाएगा? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, है ना। यानी कि जो हमारे पास ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का फॉर्मूला होता है वो विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलायक का भार, विलायक का आयतन या विलियन का आयतन, वो है हमारा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलियन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया, विलियन की मोलरता ज्ञात करो। यानी कि एक हमारे पास 4 ग्राम NaOH था, कास्टिक सोडा था, उसको हमने जल में घोल दिया और जो विलियन का कुल आयतन हो गया वो इतने 250 ml हो गया। तो इसकी हमने मोलरता कैलकुलेट करनी है। हमारे पास जो मोलरता का फॉर्मूला है, मोलरता इक्वल टू होती है भाई विलेय का भार, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या थी ना, विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, अपॉन विलियन का आयतन किसमें? लीटर में। या विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगी हमारे पास, इसका भार यानी कि विलेय का भार, विलेय का भार अपॉन अणुभार अपॉन आ जाएगा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें? लीटर, है ना। तो पहले हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, यानी कि हमने पहले देखना है विलेय का भार कितना है, इसका अणुभार कितना आएगा, विलियन का आयतन वो लीटर में दिया हुआ है या ml में दिया हुआ है, ये ml में दिया हुआ है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखो विलेय का भार, यानी कि विलेय कौन है हमारे पास? NaOH, NaOH का भार दिया हुआ है भाई 4 ग्राम, हमको ग्राम में ही जरूरत थी और ग्राम में इसने दिया हुआ है। दूसरा हमारा कौन है? हमारा जल है ना, यानी कि इसका पहले अणुभार देख लो, NaOH का अणुभार, Na का कितना होता है? Na का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, टोटल आ जाएगा कितना है? 40 आ जाएगा। ऐसे ही यानी कि कुल आयतन, कुल आयतन कितना दिया हुआ भाई? 250 हो गया, यानी कि 250 ml हो गया इसका, और हमें जरूरत थी किसमें? लीटर में। तो जब इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.25 लीटर, है ना। अब निकालो मोलरता, M इक्वल टू हो जाएगा हमारा W/M इंटू V के। W की वैल्यू है हमारे पास कितनी? 4 ग्राम, अपॉन M की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? अणुभार आया इसका 40 इंटू कुल आयतन आया हमारा 0.25, तो आ जाएगा ये 10 आ गया। जब इसको हम इसकी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, इसने इससे काटेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 10/25, यानी कि 25 चौक का 100, तो 0. इतने मोलर आ रहा है, ये इसकी मोलरता आ जाएगी। ओके, थैंक यू। अब अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो लगातार वीडियो चेक करते रहे, देखते रहे।